मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और महासचिव डॉक्टर फारूक अली के खिलाफ आज सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। सैयद अफजल अहमद की अध्यक्षता में भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में हुई बैठक में MEC के कुल 55 सदस्यों में से 37 सदस्यों ने दोनों को हटाने पर सदन में सहमति दी। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का नया अध्यक्ष एवं हारिश फरीद अहमद खान उर्फ रूमी को महासचिव बनाए जाने की घोषणा हुई, जिसके बाद MSc के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील और हारिश फरीद अहमद खान का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान निर्णय लिया गया कि बीते दिनों पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और महासचिव डॉक्टर फारूक अली ने जो पत्र जारी किया है उसे आज सदन की सर्वसम्मति से निरस्त किया जाता है। हालांकि सदन की कार्रवाई के दौरान असाननपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव इबरार हुसैन उर्फ बेला को बीते 23 नवंबर को MEC के पूर्व महासचिव डॉक्टर फारूक अली द्वारा पद से हटाए जाने की चिट्ठी भी सुर्खियों में रही, लेकिन सदस्यों ने कहा कि मामला MEC के संविधान के विपरीत है, इसलिए डॉक्टर फारूक अली की ओर से भेजे गए पत्र का कोई औचित्य ही नहीं बचता जिस पर सदन में चर्चा की जाए। विशेष बैठक में इबरार हुसैन को लेकर जारी किए गए पत्र को भी MEC ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक सदस्य ने उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में हुए शिक्षक नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि गर्ल्स स्कूल में पुरुष शिक्षक की बहाली नहीं होनी चाहिए। वहीं रविवार को मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में हुई बैठक में MSc के सदस्यों के बीच कानो कान यह भी चर्चा हो रही थी कि असाननपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की एक शिक्षिका की कुर्सी बचाने के चक्कर में आज अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और महासचिव डॉक्टर फारूक अली की कुर्सी ही चली गई। बैठक में MEC के संयुक्त सचिव आरिफ अली, MM डिग्री कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान, सैयद सरवर अली हाशमी बर्दी खान, इबरार हुसैन उर्फ बेला, मोहम्मद मती आजम, अधिवक्ता जर्रार अहमद, कामरान आलम, कयाम उद्दीन, शमीम उद्दीन, अधिवक्ता शमसुद्दीन, रजा हुसैन, मोहम्मद उरूज, मोहम्मद रिजवान उल्ला समेत कई सदस्य मौजूद थे। देखिए सदन की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदस्यों ने किन किन मुद्दों को उठाया और MSc के नए अध्यक्ष हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील एवं महासचिव हारिश फरीद अहमद खान उर्फ रूमी क्या कुछ कह रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आइन को वो बालाए ताक रहे, इसलिए ये इनका जो भी अभी कदम है वो एकदम गलत है, आइन के खिलाफ है और अभी जो आया है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि नाइब सेक्रेटरी या नाइब सदर को टर्मिनेट करना ये गलत है, क्योंकि ये सदर और जनरल सेक्रेटरी का नहीं है। ये दोनों ओहदा जनरल बॉडी ने चुन के दिया है, न कि सदर ने दिया या जनरल बॉडी ने दिया है। ये चीज गलत है। बाकी वोट आउट नो कॉन्फिडेंस लाना ये तो हर एक की जिम्मेदारी है। हमारे बहुत सारे इसमें फेस हो चुके हैं, बहुत लोग फेस हो चुके हैं। जब सदर साहब को या सेक्रेटरी साहब को दिया गया तो उनको सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। इस मजबूरी में जनरल सेक्रेटरी आपका नाइब सेक्रेटरी को मीटिंग कॉल करना पड़ा और आदम एतमाद का जो लाया गया है इस पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर वो फेस नहीं करता तो इस्तीफा होगा, तो ये कानून को जाता लीगल। और अगर यहाँ तो बात आ रही है कि वो ये लिया ही नहीं है, आज हम सुन रहे हैं वो लिया ही नहीं कागज, तो ये तो गलत है। और अगर ले लेता कागज तब तो ये ठीक था, इसलिए कि उसको अगर नहीं फेस करने की स्थिति में था तो वो इस्तीफा देता, या फेस करने की स्थिति में तो फिर फाइट करता।
अगर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आइन की रोशनी में देखा जाए तो हौस ही सबसे ऊपर है। न हमारे सदर मोहतरम है, न हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहतरम है, न दिगर कोई, हौस सबसे ऊपर है। अगर आइन में सदर मोहतरम को या जनरल सेक्रेटरी मोहतरम को जो पावर एंड फंक्शन दिया गया है, हर पावर और फंक्शन के आखिरी में ये कह दिया गया है कि आप अपने इस पावर को हाउस में अप्रूव कराएंगे तब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो सीनियर मेंबरान मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आइन की रोशनी में जो बात रखी, वो बात की मैं तारीफ करता हूँ और हल्का सा एक रोशनी डालूंगा उर्दू गर्ल हाई स्कूल पर। एक बात जो हाउस के सामने अभी आई कि लड़कियों और बच्चियों का ये इदारा है। बेशक आप जैसा पटरी बिछाइएगा गाड़ी उसी के मुताबिक दौड़ेगी। हम लोग जब 2014 में आए तो हमारे यहाँ मर्द की सूरत में इस गर्ल स्कूल में नौकरी पहले से कर रहे थे और तारीख ये बताती है कि प्रिंसिपल के ओहदे पर भी उर्दू गर्ल हाई स्कूल में एक मर्द, हमें तारीख याद नहीं है लेकिन वहां की तारीख ये बताती है कि लगभग 1 साल तक प्रिंसिपल इंचार्ज बनकर कहिए कि मर्द की शक्ल में वहां कोई मेंबर की हैसियत से, प्रिंसिपल की हैसियत से वहां पर अपना नौकरी किए हैं। तो जहां तक लड़की और लड़के या आइन की बात है, हम उस तरफ ज्यादा तवील में नहीं जाएंगे। मसला आया हो सारा गलत है। इस पर हौस को जो निर्णय लेना है, जो अपना फैसला सुनाना है, वो हौस काफ़ी है। यहाँ पर तादाद है लोगों की, तो अपना फैसला सुनाए। मेरी सहमति, मेरा रिस्पेक्ट हौस के साथ है। बस यही शब्दों के साथ तो हौस चलता है मेजॉरिटी से या अकेले? क्या उनको ये लगा कि एक बार जो उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया वो आजीवन हो गए? और जिस तरह से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी को टर्मिनेट किया, तो वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी को चुना किसने? हम सबको पब्लिक ने चुना। हाउस में आए, हाउस में आने के बाद हम सब ने सबसे पहले प्रेसिडेंट को चुना। हाउस के 65 मेंबर ने फिर वाइस प्रेसिडेंट को चुना, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट को चुना। तो जब चुनता हाउस है तो उसको बाहर भी हाउस ही कर सकता है। कोई आम इंसान या कोई अहदेदार उसको बाहर नहीं कर सकता। और गलती की तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। हम जब से एनईसी में आए हैं तब से केस लड़ रहे हैं, किसी न किसी का केस हम पे रहता है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर सेक्रेटरी ने कभी भी किसी भी केस पर कोई भी रुपया खर्च किया या किसी इदारे को ये पावर दिया है कि वो खर्च करे? मैंने उनसे कहा था, बोले कि आप खर्च करो। मैंने कहा आप लिख के दे दो, आप मुझे लिख के दे दो कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पे जो भी केस है उस पर खर्च हम करेंगे। उन्होंने लिख के नहीं दिया। आज जितना भी केस है, अभी भी केस है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, आपको अभी जीत मिली है। और अल्लाह करम है कि हम लोग 4-5 केस लड़े, सब में जीत हासिल किया। लेकिन किसी में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का पैसा लगा हुआ नहीं है। वो पैसे हम चंदे करते हैं, वो पैसा वर्दी खान साहब देते हैं, ये बेला बाबू देते हैं, हम देते हैं। हम लोग आपस में चंदा करके केस लड़ते हैं। क्या मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पास पैसा नहीं है? क्या मुस्लिम एजुकेशन कमेटी केस नहीं लड़ सकता? और इस तरह की जो हरकत हो रही है कि जब हम लोगों ने 20 तारीख को नो कॉन्फिडेंस का लेटर दिया तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे पहले हम लोग 34 आदमी का सिग्नेचर लेकर प्रेसिडेंट साहब के घर पर गए थे, उनको हमने लेटर दिया था। उन्होंने मुझसे यही बात कही थी, मैंने अपने हाथ से दिया था। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से आइए, आप मेरे प्रेसिडेंट हैं, आपको हमने चुना प्रेसिडेंट,
आप मेरे परेशानी को नहीं देखिएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, अगर सही है तो हाथ में आप साबित कर दीजिए कि आप सही हैं, हमको गलत साबित कर दीजिए। उन्होंने नहीं लिया। बाद में हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट को दिया तो उसको इसलिए हटा दिया कि वाइस प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट क्यों किया, यानी उनके हिसाब से ये जुर्म है। जो हमारा आइन कह रहा है उसको वो नहीं मानते हैं, उसको जुर्म मानते हैं। दूसरी बात, नायब ये ज्वाइंट सेक्रेटरी नंबर 1 उन्होंने, मुफ्ती साहब ने मीटिंग के लिए सबको बोला, मीटिंग कॉल कर दिया, इसलिए उनको निकाल दिया। क्योंकि उन्होंने मीटिंग कॉल क्यों किया, वो भी उनके हिसाब से गैर आईनी है। तो फिर वो बताए कि आईनी क्या है। किसी ने मुझसे कहा कि वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं और वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का आइन नहीं जानते हैं, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसमें जितने लोग भी बोलना चाहे बोले। ऐसे इस तरह से जो है नो कॉन्फिडेंस हम लोग लाया तो गलत नहीं लाया, मेरे हिसाब से बहुत सही लाया। क्योंकि जब आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो हम तो उसको रखेंगे ना सदन में। और अगर आज भी आप आ जाते तो आप अगर सही थे तो अपनी बात को रखते। ये सदन आपका है, ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की प्रॉपर्टी है, ये डिग्री कॉलेज भी उसी की चीज़ है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी दूसरे इदारे में मीटिंग नहीं हुई। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 14 दिसंबर 1998 को नो कॉन्फिडेंस आया था और वो बैठक उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी। तो ऐसा नहीं, जब भी जहां सहूलत हो वहां मीटिंग करा सकते हैं आप, सब प्रॉपर्टी आपकी है। हमको टाउन हॉल में तो करा नहीं रहे, यहाँ तो आप आ ही सकते हैं। बाकी है सारे मेंबरान से दरखास्त है कि आप लोग जो बेहतर है वो फैसला लें। शुक्रिया। नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी का क्या इंतखाब किया जाए और इजाजत देती है जी। खाली नहीं रहना चाहिए। इत्तेफाक राय से ये हाउस इजाजत देती है कि नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर इंतखाब किया जाए, इंतखाब की कार्रवाई शुरू की जाए और आइन के मुताबिक सबसे पहले सदर का इंतखाब होना है, सदर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का इंतखाब होना है। तो मैं चाहूंगा कि सदर के लिए एक आदमी नाम प्रपोज करेगा, जी कोई एक इमरान जो भी नाम देना चाहते हैं सदर के लिए, चूंकि सदर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को नए सदर मुंतखब कर लिया गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आकर अपना चेयर संभालें। इत्तेफाक राय से जनाब हारिश फरीद खान साहब को नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि नए सदर के सिलसिले में जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील का नाम पेश किए गए थे। पेश करदा जनाब मोहम्मद मुकर्रम अली खान, तायद करदा जनाब सैयद सरवर अली हाशमी। क्योंकि सदर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को नए सदर मुंतखब किया गया। नए जनरल सेक्रेटरी के सिलसिले में जनाब हारिश फरीद खान का नाम पेश किया गया। पेश करता जनाब मती आजम, तायद करता जनाब मोहम्मद इब्राहिम हुसैन साहब। चूंकि जनरल सेक्रेटरी के लिए भी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब हारिश फरीद खान को नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। अक्टूबर से 24 नवंबर तक जितने भी लेटर जारी किए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, इस सारे लेटर को हाउस जो है इत्तेफाक राय से
रद्द करती है। साथ में जो गुज़श्ता रात को लेटर नंबर 42/2024 जो मोहम्मद इब्राहिम हुसैन सेक्रेटरी इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सेक्रेटरी ओहदे से जो डॉक्टर फारूक अली जनरल सेक्रेटरी के कलम से जो इनको हटाया गया है, इनके भी इस ऑर्डर को हाउस कैंसिल कर दिया। हाँ, वही कैंसिल नामंजूर करती है, हाँ रद्द कर दिए। अब मैं चाहूंगा हाउस से कि जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब और जनाब डॉक्टर फारूक अली साहब मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक को आगे बढ़ाई जाए, इस पर हाउस का क्या राय है? क्या इनको इस दरखास्त को मंजूर किया जाए या नहीं? इत्तेफाक राय से दरखास्त को मंजूर किया गया है। अब मैं हाउस से चाहूंगा कि इस दरखास्त को मंजूरी के बाद इसको लिख लीजिए रेजोल्यूशन। हाँ, रेजुलेशन बिल उसको इत्तेफाक राय से जो है मंजूर किया गया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और साथ ही सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी के तरफ से जितने भी लेटर जारी हुआ है उसको जो है रद्द कर दिया गया नामंजूर करते हुए इत्तेफाक राय से ये किसी की मुखालफत हो वो बता दें भाई, मतलब किसी की राय इसके खिलाफ हो कोई मुखालफत में अगर कहना बोल सकते हैं जाता है। बोलिएगा तो उसको जो है हम लोग पहली तजवीज़ थी कि उन्होंने नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी को जो मुअत्तल किया है, इस ताअत्तुल का उन्हें कहाँ तक इख्तियार है और उसको कोई हैसियत दी जा सकती है या नहीं, इस सिलसिले में कोई उसकी तायीद करें, यानी उसको सही बताते हो तो बताइए। सबको रद्द कर चुके हैं उसको, बाकी इत्तेफाक राय उसमें लिखा जाए कि इत्तेफाक राय से इसको मुस्तरद किया जाता है और जो जिस ओहदे पर हैं उनकी रुकनियत भी बाकी रहेगी और उनका ओहदा भी बाकी अपने ओहदे पर बहाल रहेंगे। नायब सदर जनाब सैयद मोहम्मद अफजल साहब और इसी तरीके से मैं मोहम्मद इलियास को आप लोग आगे रखते हैं। किसी को मुखालफत है तो बताइए। इसी तरीके से अब्राम हुसैन बेगा की रुकनियत को भी उन्होंने खत्म करने के सिलसिले में सेक्रेटरी के उसको भी आप लोग मुस्तरद करते हैं। ये इत्तेफाक राय से हो गया। अब आइए अदब तहरीक। लिहाजा आज का ये इजलास नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट की रुकनियत को बाकी रखते हुए इनको इनके ओहदा पर बहाल रखता है। लाहौर इससे इत्तेफाक रखती है। चलिए, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि सारे मेंबरों ने उनका शुक्रिया अदा करता है कि मुझे ये मैंने सदर बनाया मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का। दूसरी बात कि जो भी माने कार्य है जो रुका हुआ है जिसकी वजह से परेशानी हुई है उसको दूर करना सभी के सहयोग से, सभी मेंबर के, ख़ास करके कुछ बातें ऐसी कुछ अदारे हैं उसको भी देखना होगा जिनका मेयार जो थोड़ा गिर गया है उसको उठाना है, पढ़ाई का इंतज़ाम दुरुस्त कराना है। बाकी सारे मेंबरों के जो बीच में मशवरा आएगी उस मशवरे पर कार्य करना। नई जिम्मेदारी मिली है, अल्लाह से दुआ करेंगे बाकी मेम्बरानों की के कोऑपरेशन से जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे पीछे के लोग जिस काम में लगे हुए थे उस चीज़ को और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये कुर्सी काफी विवादों में रही है।
ऐसा कुछ नहीं, विवादों में विवाद तो होता रहता है। घर में 5 भाई रहते हैं तो हो सकता है आपस में एक दूसरे से ना हो, लेकिन हम सब एक हैं और हम लोग मिलजुल के इसको हमको आगे बढ़ाएंगे, इस अदारे को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी फिर और विवाद ना हो, क्या करेंगे? नहीं, विवाद होने की वजह क्या हो सकती है? यहाँ किसी का कोई पर्सनल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, कोई पर्सनल किसी की जायदाद तो नहीं है, ये एक आवाम की जायदाद है और हम सबों के ताउन से ये बना। मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुका हूँ, मैंने भी इस इंस्टीट्यूशन में ईंट का ढोया है, 8-8 आने का 1-1 रुपये का टिकट काटा है, इसलिए इस अदारे से दिली लगाव है और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिन में इसको बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं। महासचिव होने के नाते सभी सदस्यों से क्या अपील करेंगे? आपस में हम लोग सब भाई हैं, मिलजुल के रहें, आगे बढ़ाएं, इदारे को ऊपर लेके जाएं, बस यही मेरी गुजारिश है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के लोगों को तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय उपहार स्वरूप दिया था ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा मिल सके और युवा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला सके। वैसे तो टीएमयू कई कारणों से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार यहाँ का परिसर नशेड़ियों के कारनामों से सुर्खियों में है। जूलॉजी विभाग के पीछे सुनसान वीरान पड़ा जमीन और जंगल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ सूरज ढलने के बाद युवा नशे का खुराक लेने के लिए पहुंचे जाते हैं। बता दें कि नशीली पदार्थ के सेवन के लिए युवा अक्सर अपराध से भी नाता जोड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर वाले परिसर की इस तस्वीर को देखने के बाद भी ना तो पुलिस प्रशासन का इस ओर ध्यान है और ना ही टीएमयू प्रशासन का। जर्जर पड़ी इमारत में फर्श और अन्य जगहों पर माचिस की तीलियां, सिल्वर पेपर, स्मैक समेत कई नशीले पदार्थों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्सर यहाँ नशेड़ियों का अड्डा लगता है। वही न्यूज अंग बिहार की टीम ने जब जूलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर धर्मशिला कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग नशेड़ियों के आतंक से परेशान हो गए हैं। मामले की जानकारी थाना और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दी गई है, साथ ही कैंपस में गार्ड का पहरा रहता है। इसके बावजूद यहाँ नशेड़ी कैसे आते हैं पता नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कैंपस से नशेड़ियों को कैसे खदेड़ता है। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कदम उठाए और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो बहुत दिन पहले से ही खबर कर दिए यूनिवर्सिटी में कि ये इसका मतलब होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री वाल छोटा है, इसलिए जो है असामाजिक तत्व कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। रात में नाइट गार्ड सब रहता है, देखता सुनता है, वैसा कोई परेशानी तो अभी तक नहीं हो रही है ना। आगे आप लोग की क्या कुछ, अगर मान के चलिए मैम, अगर कुछ आपत्तिजनक कुछ होती है तो इसको लेकर आप लोग क्या कुछ करेंगे? तो हम लोग यूनिवर्सिटी का थाना को ये किए हुए हैं, है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि जो है इसके पर कुछ कार्यवाही हो। राजधानी पटना समेत कई जिलों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हाजीपुर में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार पहुंच गया। पिछले सप्ताह हाजीपुर लगातार प्रदूषित शहरों में अव्वल रहा। वहीं हाजीपुर में बढ़ते प्रदूषण से जिला प्रशासन चिंतित है। प्रशासन ने प्रदूषण को रोकने के लिए अब दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन के इस रुख से देखना होगा कि शहर की हवा कितनी साफ होती है। इसी कड़ी में वैशाली के डीएम ने लोगों से भी अपील की है कि वो शहर को प्रदूषण मुक्त और सांस लेने लायक बनाने में मदद करें। जानकारी के अनुसार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 से 354 पर आ गया है। वहीं डीएम एसपी ने वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सभी संबंधित पदाधिकारी
पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। डीएम यशपाल मीणा और एसपी हरकिशोर राय ने हाजीपुर शहर को 14 सेक्टर में बांटकर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दर्जनों मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया है। भागलपुर में शुक्रवार को एक बैठक के दौरान डॉक्टर और डीडीसी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि डीडीसी सामूहिक माफी मांगेंगे, अन्यथा उनकी बैठकों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। वहीं आज डीएम से मिलकर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने ज्ञापन सौंपा। उनके साथ कई पीएचसी प्रभारी मौजूद थे। सुनिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर। कहाँ के प्रभारी हैं सर? साकुन जयप्रकाश सिंह नाम हुआ, क्या हुआ था सारा? तो भाई और सब प्रभारी थे, प्रिपरेटिव वाले भी थे, थोड़ा सा अब सब लोग मीटिंग से निकाल दिए, यही सब था। नहीं, ऐसा सूचना मिला कि डीडीसी सर के खिलाफ आप लोग आए थे। खिलाफ तो क्या, चूँकि उनके नेतृत्व में मतलब बैठक थी इनके पहले, मतलब रिव्यू कर लेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कमी है, उसके बाद डीएम साहब की मीटिंग। ये माना जाए कि डीडीसी ने कल दुर्व्यवहार मालिक कोई बात उन्होंने नहीं करी? नहीं, ऊंची आवाज़ में केवल बात हुई तो डांट के रूप में किया गया है, ऐसे और केवल ऊंची आवाज़ में, और किन्हीं को निकाल देने की बात थी? वो तो रिपोर्ट के लिए निकाला गया था। रिपोर्ट के लिए? हाँ, रिपोर्ट मांग करके लाइए, कोई खास बात नहीं। सर क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी के तरफ? आश्वासन क्या, वो तो काम हर एक विभाग में लोग चाहता है कि मेरा काम हो और काम में प्रगति हो। 76वें एनसीसी दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर भागलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा प्रस्तुति दी गई। वहीं इस अवसर के महत्व को बताने और अटूट समर्पण के लिए डीजी एनसीसी द्वारा एनसीसी दिवस संदेश पढ़ा गया, जबकि सभी महाविद्यालयों को सीडीटीएस के बीच भाषण, ड्राइंग एवं नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कैडेटों ने नृत्य और संगीत प्रदर्शन के माध्यम से अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जो देशभक्ति और एनसीसी के मूल्यों पर जोर देता है। इधर एनसीसी 4 बिहार बटालियन की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेटों ने साइकिल रैली निकाली। डीएनबी कॉलेज कैंपस में हुए प्रोग्राम में अपने आप को फिट रखने का संदेश दिया गया। साथ ही कैडेटों ने सभी देशवासियों को जागरूक करने का संकल्प लिया। मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक का सहयोग रहा, जबकि मायागंज ब्लड बैंक की टीम सैयद नूर शम्स आरफीन की देखरेख में करीब 35 यूनिट रक्त का संग्रह किया। इस अवसर पर कर्नल मनीष वर्मा, ग्रुप कमांडर कर्नल विकास मंडल, सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर तुषार कुमार झा समेत कई गणमान्य और एनसीसी कैडेट्स मौजूद थे। ये एनसीसी डे है जो हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो हम लोग 2 बिहार गर्ल्स बटालियन में उसी एनसीसी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस एनसीसी डे सेलिब्रेशन में हमने 2-4 कंपटीशन रखा है। एक ड्राइंग कंपटीशन है, थीम एनसीसी डे ही बेस्ड है। एक स्पीच कंपटीशन था, हमने सोलो डांस कंपटीशन करवा रहे हैं, ग्रुप डांस कंपटीशन है, सोलो सॉन्ग कंपटीशन है और एक छोटा सा क्विज कंपटीशन भी कराएंगे कि व्हाट इज एनसीसी डे, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा है नहीं है, इस पे हम लोग एक छोटा सा तैयार किए हैं। कहाँ का जो बच्चे आए हैं? ये बच्चे हमारे 6 कॉलेज के हैं। नौगछिया एमएएम कॉलेज, भागलपुर एसएम कॉलेज, भागलपुर एसजेएम कॉलेज, बीआरएम कॉलेज मुंगेर, डब्ल्यूआईटीआई भागलपुर, ये सारे कॉलेज के हमारे 141 बच्चे आज यहाँ भाग लेने के लिए आए हुए हैं। मैं सीनियर जीसीआई सीमा 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है।
जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला के नारायणपुर भवानीपुर गौरा दोहो तालाब के किनारे भवानीपुर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से 4 अपराधी को हथियार और तलवार के साथ गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इसकी पुष्टि थाना में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी रामनिवास उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सभी एकत्र हुए थे। दिनांक 23/11/24 को समय करीब 10:20 बजे गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और भवानीपुर पुलिस के संयुक्त छापामारी के दौरान भवानीपुर स्थित गौरा बहियार दोह जलकर के किनारे से शशि मंडल, विकास कुमार, अंकित कुमार सिंह, आजाद सिंह एवं नीरज कुमार को 2 देसी मास्केट एवं 1 देसी कट्टा तथा 2 मोबाइल एवं 1 खोखा तथा 2 जिंदा गोली एवं 3 तेज धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। शरणीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने शनिवार को भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मानवाधिकार एवं सामाजिक समरसता विषय पर चर्चा की और कहा कि इसे बरकरार रखने के लिए जिले में कई कार्यक्रम किए गए हैं। भविष्य में जिला प्रशासन की ओर से मदद मिलने पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी इंग्लिश के एचओडी रहे पिता डॉक्टर सरदेंदु प्रसाद सिन्हा की लिखी पुस्तक भी उन्होंने डीएम को भेंट की।